नीट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं और अपने आप को टेस्ट करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी कितनी बढ़िया चल रही है, तो आपके लिए प्रॉब्लम है नीट लाइक प्रॉब्लम एनएलपी। यहाँ पर 26 प्रॉब्लम मैं आपको कराने जा रहा हूं और अगर इनमें से 21 प्रॉब्लम आप खुद कर ले रहे हैं, मतलब आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है। तो चलिए एआईटीएस से क्वेश्चन मैंने लिए, एआईटीएस 3 से, और 26 प्रॉब्लम यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पहला सवाल, द जीनोटाइप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ आर दिस एंड दिस respectively among the blood type of their children how many different phenotype and genotype are possible। तो आप देखो यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ के जीनोटाइप दिए गए हैं और आपसे इनसे पूछा इनके बच्चों में कितने तरह के फिनोटाइप और जीनोटाइप पॉसिबल हैं। तो यहाँ से देखो दो तरह के गैमीट बनेंगे, 50% आई ए और 50% आई बी, और यहाँ से केवल एक ही तरह होमोजाइगस तो एक ही तरह गैमीट बनेंगे आई, यानी यहाँ पर दो ही तरह के प्रोजनी बनेंगे, आई ए आई एंड आई बी आई। अब आप देखो इसका जो ब्लड ग्रुप है ये हो जाएगा ए और इसका ब्लड ग्रुप हो जाएगा बी, और जो ब्लड ग्रुप है ये फिनोटाइप है और ये जीनोटाइप दिखाई दे रहा बच्चों का, यानी दो तरह के जीनोटाइप और दो तरह के फिनोटाइप यहाँ पर बनेंगे। ऑप्शन थर्ड। अगला सवाल देखिए आप, सवाल देखने के बाद एक बार आप खुद प्रैक्टिस करिए और सही आंसर निकालिए और उसके बाद इस वीडियो के थ्रू उसका सोल्यूशन आप देखिए। तो वीडियो को पॉज करके और पहले आप खुद इस क्वेश्चन का आंसर करिए। आइडेंटिफाई द करेक्ट डिस्क्रिप्शन अबाउट गिवन फिगर ए एंड बी। तो पहले तो डायग्राम पहचानिए, ये आपको दिया गया है डायनोफ्लैजिलेट, और ये जो बी दिया गया है ये आपको दिया गया पैरामीशियम। ठीक, अब इनके हिसाब से आप देखिए, कह रहे ए सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट, गलत बात भैया, सेप्रोफिटिक नहीं, ए जो होता है फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट है, वाइल बी सिलिएटेड प्रोटोजोन, बिल्कुल ये सही बात है। ए अपीयर येलो ग्रीन ब्राउन ब्लू और रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर बॉडी, बिल्कुल सही बात है। डायनोफ्लैजिलेट के सब कलर होते हैं। वाइल बी इज फोटोसिंथेटिक प्रोटीन, नहीं भैया, जो बी है फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता पैरामीशियम, ये तो हेट्रोट्रॉफिक होता है, तो ये भी गलत हो गया। बोथ ए एंड बी बिलोंग टू द सेम किंगडम, भैया दोनों ही प्रोटिस्टा के मेंबर, तो ये बात सही होगी। इसका मतलब चौथा ऑप्शन गलत ही होगा, एक बार पढ़ लेते हैं। द सेल वॉल ऑफ बी हैज स्टिफ सेलोज प्लेट, कह रहे बी में सेलवाल के ऊपर सेलोज प्लेट, सेलवाल ही नहीं है पैरामीशियम में, तो ये तो गलत बात होगी। ए में कहता हाँ सेलोज प्लेट है तो सही हो जाता, तो इसका मतलब ये गलत बात। अगला सवाल देखिए, असर्शन रीजन, नीट में खूब सवाल पूछे जा रहे हैं अभी। द स्प्रेड ऑफ लिविंग टेरिडोफाइट इज लिमिटेड एंड रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन, बिल्कुल सही बात है। और रीजन क्या कह रहा है कि टेरिडोफाइट्स नीड वाटर फॉर गैमीट ट्रांसपोर्ट, ये भी सही बात है। और क्या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है, बिल्कुल। टेरिडोफाइट का जो स्प्रेडिंग है वो बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि इनको अपने गैमीट ट्रांसपोर्ट के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट है, यानी दोनों सही बातें, और आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ए का। द कंबाइंड परसेंटेज ऑफ न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड एंड आयन इन अ सेल इज रेस्पेक्टिवली। तो कंबाइंड पूछा है तो न्यूक्लिक एसिड 5 से 7 होता है, कार्बोहाइड्रेट 3 होता है, लिपिड 2% होता है और आयन 1% होता है। जोड़ लो आप, 5 3 8 2 10 और 1 11, यानी 11% से लेकर 7 3 10 2 12 और 1 13, तो 11 से 13% के आसपास हो जाएगा। अब इसमें आपको परसेंटेज अलग अलग याद होने चाहिए। एलर्जीज ड्यू टू रिलीज ऑफ विच ऑफ द केमिकल फ्रॉम मास्ट सेल। तो अब ये बढ़िया सवाल है। देखो मास्ट सेल से जो रिलीज होता है वो रिलीज होता है हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन, ए एंड सी ओनली। लेकिन ये सवाल बहुत खतरनाक है, क्योंकि आप बेसोफिल भी पढ़ते हैं, और बेसोफिल जो होती हैं वो बेसोफिल सिक्रीट करती हैं हेपेरिन, हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। तो अगर ये बेसोफिल का सवाल होता तो फिर ऑप्शन सेकंड हो जाता, और ये उतना आसान है नहीं सवाल। एलर्जी में कह रहे हैं कि मास्ट सेल से कौन से केमिकल निकलेंगे, तो हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन। बेसोफिल्स कौन से केमिकल सिक्रीट करती है, हिस्टामिन, हिपेरिन एंड सीरोटोनिन। ये जो सवाल है ये ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर का है, और ये बेसोफिल वाला बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में आपको मिलेगा। इफ द बॉडी वेट ऑफ विराट कोहली इज 69.8 kg, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट वेट कंट्रीब्यूटेड बाय मसल। तो मसल कितना वेट कंट्रीब्यूट करती है बॉडी का, एनसीईआरटी में लोकोमोशन एंड मूवमेंट में 40 से 50% बॉडी वेट बताया गया मसल कंट्रीब्यूट करती है। तो 69.8, अब यहां तक तो बायोलॉजी है, अब मैथमेटिक्स शुरू हो गई। तो 69.8 का 40% आप निकाल लो,
है ना? तो 40% आप निकाल लोगे कितना आएगा, चारों अठी 32, 3, 4 नवैया 36, 37 38 39, 3 6 चौक 24, 25 26 27, 27.92। ये देखो 27.9। अब बाकी आगे कोई ऑप्शन ऐसा है नहीं, यही मैच हो जाएगा। वैसे 50% भी तो आप इसका सीधे 50% कर लो। 69.8 का सीधा 50% मतलब आधा कर लो। 3 2 3 6 2 चौको 8 और 2 9 8 34.9 आधा कर लो डायरेक्टली। 50% भी आ गया। 50% आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, जैसे ये 40% या 50% लिख के आप कैलकुलेट कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ कौन करता है, वेस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। ये जो ए दिखाया गया है ये आपको दिखाया गया है सूट एपिकल मेरिस्टम सैम। जो बी दिखाया गया है रूट एपिकल मेरिस्टम रैम दिखाया गया, और जो सी है ये आपको वेस्कुलर कैम्बियम दिखाया गया, वेस्कुलर कैम्बियम। और वेस्कुलर कैम्बियम एक सेकेंडरी मेरिस्टम है जो सेकेंडरी ग्रोथ कराता है, तो सी ओनली हो जाएगा। ये डायग्राम एनसीईआरटी में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में आपको दिया गया है। अगला सवाल फिर से असर्शन रीजन है। If the bacteria do not have lactose around them to be utilized for energy source, they require the synthesis of enzyme beta glucosidase। एक तो स्पेलिंग गलत है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज होना चाहिए, ठीक है। और अगर लैक्टोज नहीं है मीडियम में तो फिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज की जरूरत नहीं है, गलत बात है। अच्छा, असर्शन रीजन में अगर असर्शन गलत हो गया तो फिर रीजन सही होगा, क्योंकि दोनों गलत होते नहीं यहां पर। पढ़ लेते हैं। द डेवलपमेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियो इनटू एडल्ट ऑर्गेनिज्म आर अ रिजल्ट ऑफ द कोऑर्डिनेटेड रेगुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ सेवरल सेट ऑफ जीन। एकदम सही बात है। तो असर्शन इज नॉट करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। which is a particular type of drug that is obtained from the plant whose are flowering branch is shown below। नीट में सवाल आ चुका है। ये धतूरा की फ्लावरिंग ब्रांच आपको दिखाई दे रही है, और धतूरा जो होता है ये हेलोसिनोजेनिक होता है। हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी तीन जगह याद करनी, धतूरा में, बेलाडोना में, और इसके अलावा एक्सेसिव डोजेज ऑफ कोकीन जो होती है वो हेलोसिनोजेनिक प्रॉपर्टी कॉज करती है। A cell has total mass of 1.2 nanogram. After complete dehydration, its dry mass is found to be 0.18 nanogram. What is the mass of protein in the cell? A protein constitute 12% of total cellular mass। प्रोटीन हम जानते हैं 10 से 15% होता है, यहाँ पर 12% दिया गया तो उसी से कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होता है कि टोटल मास दिया गया, ड्राई मास दिया गया, तो हम लोग जो प्रोटीन का परसेंटेज याद करते हैं जो दिया गया वो टोटल सेलुलर मास का दिया हुआ है। तो टोटल ये केवल कंफ्यूज करने के लिए आपको ड्राई मास दिया गया, तो आपको 1.2 नैनोग्राम का केवल 12% कैलकुलेट कर लेना है। ठीक, 12%, 12 बरे हम 144 आ जाएगा, ठीक है। और पॉइंट ये एक के बाद लगाएंगे और फिर इसके बाद बाई 100 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 0.144 नैनोग्राम हो जाएगा। तो 0.144 नैनोग्राम, मतलब पहले थोड़ा सा, अब इसमें आपको डेटा भी नहीं याद करना था। अगर आपको डेटा ना दिया जाता 12% तब आप इससे कैलकुलेट करते, लेकिन आपको दिया गया तो आपको सीधे मैथमेटिक्स यूज करनी है। द फॉलोइंग फिगर शोज हेट्रोफिली इन। अब हेट्रोफिली में दो केस एनसीईआरटी में दिए गए हैं। हेट्रोफिली का मतलब एक ही पेड़ में अलग अलग तरह की पत्तियों का होना। हेट्रोफिली में दो केस हैं, ड्यू टू फेजेस ऑफ लाइफ एंड ड्यू टू एनवायरमेंट। अब यहां पर आप देखो तो टेरेस्ट्रियल और वाटर हैबिटेट दिया गया नहीं, ये जो हेट्रोफिली दिखाई गई है ये इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली, दिस इज इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली। और फेजेस ऑफ लाइफ में जुवेनाइल और एडल्ट दिखाया जाएगा। तो अब जो हेट्रोफिली फेजेस की वजह से होती है वो कॉटन, कोरिएंडर और लार्कस्पर में होती है। जो इन्वायरमेंटल है वो बटर कप में होती है, तो ये देखिए बटर कप दिया गया, ये हो जाएगा। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि भाई इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली का सवाल, और ये डायग्राम एनसीईआरटी में आपको दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेन सैंपल डज नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। तो नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए क्राइटेरिया क्या है कि इजेकुलेट में 200 से 300 मिलियन स्पर्म होने चाहिए, 60% का नॉर्मल शेप एंड साइज होना चाहिए, नॉर्मल शेप एंड साइज, और 40% में विग्रस मोटेलिटी होनी चाहिए। अब इतना कम से कम चाहिए भैया। अब देखो चारों ऑप्शन चेक कर लो, सब में 200 से 300 मिलियन दिया गया है, चारों में फॉलो हो रहा है।
60% नॉर्मल शेप एंड साइज, नॉर्मल शेप एंड साइज मतलब नॉर्मल मॉर्फोलॉजी, ये देखो 60% चाहिए और इसमें 55 दिया, तो ये गलत हो गया। और मोटिलिटी देखो सब में 40% के ऊपर है, लेकिन ये जो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर नॉर्मल शेप एंड साइज, यहाँ पर कम से कम 60% का चाहिए, जो नहीं मैच कर रहा, मतलब थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। सीधे एनसीईआरटी का ही, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से फ्रेम करके एकदम नया सवाल बेहतरीन आपको दिया गया है। अगला देखिए, व्हाट आर द बेसिक स्टेप इन जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म। अब ये सवाल नीट में सीक्वेंसिंग वाले बहुत पूछे आ रहे हैं। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड एन ऑर्गेनिज्म में मैंने आपको एक तरीका बताया था, IIM। अभी बायोटेक में आपको बताया था मैंने, ये आई फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ डीएनए विद डिजायर्ड जीन, फिर आई फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द आइडेंटिफाइड डीएनए इनटू होस्ट, और फिर एम फॉर द मेंटेनेंस ऑफ इंट्रोड्यूस्ड डीएनए इनटू द होस्ट। यानी ए, सी और ई, ए सी ई ओनली, यानी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। बायोटेक का सवाल है, मैच द लिस्ट। देखो मोनोकार्पिलरी मतलब एक कार्पेल और यूनिलोकुलर, ये कंडीशन पाई जाती है कहां पर, फेबेसी में। बाई कार्पिलरी बाइलोकुलर सोलेनेसी में, ट्राई कार्पिलरी ट्राइलोकुलर लिलियसी में, और पेंटा कार्पिलरी मालवेसी, इसमें आता है चाइना रोज, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। तो सीधा सीधा यहाँ पर मैचिंग हो जाएगा 1 2 3 4। द डायग्राम shows the cell cycle during which phase do chromosomes condense and become visible। तो पहले ये सोचो कि क्रोमोसोम कंडेंस और विजिबल कब होते हैं, जब एम फेज आती है। और यहां पर अगर आप देखो तो ये साइटोकाइनेसिस दिखाई दे रही, और साइटोकाइनेसिस के पहले डी मतलब कैरियोकाइनेसिस हुआ होगा, है ना। और इसका मतलब है कि ये जो ए है ये G1 फेज है, बी एस फेज हो जाएगी, और सी G2 होगी, और जो डी है ये कैरियोकाइनेसिस। और कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज आते हैं, और प्रोफेज में कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाता है, और ये से विजिबिलिटी स्टार्ट हो जाएगी, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। डी मतलब चौथा हो गया। ट्रांसजेनिक एनिमल दैट प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट कैन बी क्रिएटेड बाय इंट्रोडक्शन ऑफ द पोर्शन ऑफ डीएनए और जीन विच कोड फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू ट्रीट। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में अब ये भी बढ़िया सवाल है, क्योंकि यहाँ पर एक तो ऑप्शन चारों दिए गए हैं। तो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए मैंने आपको ट्रांसजेनिक एनिमल में बताया था, पिक याद कर लो, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और पिक में पी फॉर फिनाइलकीटोन्यूरिया, ई फॉर एम्फिसिमा, और सी फॉर द सिस्टिक फाइब्रोसिस। यानी ए बी सी ओनली हो जाएगा। कठिन सवाल है, ये आसान सवाल नहीं है। अल्जाइमर की बात करें तो इसके लिए ट्रांसजेनिक मॉडल बनाया गया है। ट्रांसजेनिक मॉडल के लिए निमोनिक बताया था चौकोकार। सिस्टिक फाइब्रोसिस, है ना, सिस्टिक फाइब्रोसिस, कैंसर, अल्जाइमर एंड रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो अल्जाइमर के लिए ट्रांसजेनिक मॉडल बनाया गया है। और आप देखिए सिस्टिक फाइब्रोसिस यहां पर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में भी और ट्रांसजेनिक मॉडल भी इसके लिए बनाया गया, दोनों में कॉमन है ये। गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन कैटेगरी ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इसमें आपसे पूछा कि भैया कैटेगरी पहचानो और एक्स को पहचानो। तो पहले तो आप एक्स यहां पर दिया गया, और ये अगर आप देखें एक्स के अलावा जितना कंपोनेंट है, ये शुगर दी गई आपको, पेंटोज शुगर। और टू, ये 1 प्राइम, 2 प्राइम, 3 प्राइम, 4 प्राइम एंड 5 प्राइम। और 2 प्राइम पे OH मतलब ये राइबोज शुगर दी गई आपको। क्या दी गई, राइबोज शुगर, ठीक है, राइबोज शुगर। और एक्स जो कंपोनेंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, एक्स जो कंपोनेंट आपको दिखाई दे रहा है, ये एक्स हो जाएगा यहाँ पर शुगर के 1 प्राइम पे कौन जुड़ता है, बेस, नाइट्रोजनस बेस। यानी जो कैट, और अगर शुगर और बेस दोनों मिले हुए हैं, मतलब ये जो कंपाउंड आपको दिखाई दे रहा है ये हो गया न्यूक्लियोसाइड। तो न्यूक्लियोटाइड नहीं है ये न्यूक्लियोसाइड है। अब कहा कंपोनेंट एक्स क्या है, तो एक्स बेस हो जाएगा। और ये बेस चूंकि राइबोज शुगर, तो उसका थाइमिन आ नहीं सकता है, एडेनिन हो सकता है, यूरेसिल हो सकता है, ग्वानिन हो सकता है, साइटोसिन, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नीट में पूछा गया सवाल है ये। हाउ मेनी बैक्टीरियोफेज लैम्डा जीनोम वुड अप्रोक्सीमेटली फिट इनटू वन ई कोलाई जीनोम। ये आपका होमवर्क है, ये मुझे कमेंट करके आप बताओगे कि इसका आंसर क्या होगा। सिंपल मैथमेटिक्स है, लेकिन इसके लिए आपको बैक्टीरियोफेज लैम्डा में बेस पेयर याद होने चाहिए, इकोलाई में बेस पेयर याद होने चाहिए, और फिर मैथमेटिक्स छोटी सी वो कैलकुलेट करोगे, और क्लोज ऑप्शन दिए गए 95, 98, 91, 88। तो यानी आपको पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। तो इसका जो आंसर है वो मुझे कमेंट करके बताओगे 18 के लिए। असर्शन रीजन, आरएनए इज अ लेस स्टेबल मॉलिक्यूल, बिल्कुल सही बात है।
आरएनए इज रिएक्टिव एंड कैटालिटिक, बिल्कुल से, और ये इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। आरएनए की स्टेबिलिटी इसीलिए कम है क्योंकि वो रिएक्टिव और कैटालिटिक मॉलिक्यूल है, यानी दोनों सही, और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। अब क्रोमेटिन फाइबर हैज 50 न्यूक्लियोसोम, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ डीएनए इन्वॉल्व? तो हम जानते हैं कि एक न्यूक्लियोसोम में जो होते हैं वो 200 बेस पेयर डीएनए के इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। तो अगर 50 न्यूक्लियोसोम है तो 50 इंटू 200 बेस पेयर, यानी ये कितना हो जाएगा, 10,000 बेस पेयर हो जाएंगे, ठीक है। 10,000 बेस पेयर यहाँ पर हो गए, हाँ 10,000 हो गए। और आपसे पूछो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट लेंथ इन नैनोमीटर ऑफ डीएनए इन्वॉल्व। तो अब मुझे बेस पेयर पता चल गए, अब मुझे यहां पर निकालना है लेंथ ऑफ डीएनए। लेंथ ऑफ डीएनए, तो लेंथ ऑफ डीएनए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बेस पेयर मल्टीप्लाइड विथ 3 डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव बेस पेयर, तो 3.4 एंगस्ट्रॉम या 0.34 नैनोमीटर। तो नंबर ऑफ बेस पेयर मुझे पता चल गया 10,000 है, 10,000 और 3.34 नैनोमीटर लेंथ। तो इसको आप कैलकुलेट करोगे, 2 जीरो इधर से उड़ा दोगे, ये आ जाएगा 3400 नैनोमीटर, ये लेंथ आ जाएगी। तो 3400 नैनोमीटर चौथा ऑप्शन। गलती क्या होती है एग्जाम में कि आपने इतना निकाला, 10,000 आ गया और 10,000 पहले ऑप्शन मिल गया, इसको लगा के चले। यहां पर अगर आपसे बेस पेयर पूछता डीएनए के तो ठीक 10,000 आते, लेकिन आपसे लेंथ पूछो भी नैनोमीटर में, एंगस्ट्रॉम में ही निकालते तो 34,000 आ जाती। तो वो भी ऑप्शन आपको मिल दिया गया यहाँ पर। In if E. coli with completely radioactive DNA was allowed to grow in non-radioactive medium for 80 minutes, what would be the proportion of light and hybrid densities DNA molecule? अब इस तरह के सवाल करने के लिए ये जो क्वेश्चन है मिजर्सन स्टॉल एक्सपेरिमेंट का है। तरीका मैंने आपको बताया है कि भैया कोई भी सवाल पूछे, किसी भी जनरेशन में जब आप जाओगे तो कोई भी हैवी मिलेगा नहीं और हाइब्रिड हमेशा 2 ही मिलेंगे। इस तरीके का आप यूज करोगे। 80 मिनट के बाद पूछा इक्वलाई 20 मिनट में डिवाइड करता है, तो अगर कंप्लीटली रेडियो एक्टिव डीएनए लिया हुआ है एक, तो 20 मिनट के बाद हो जाएंगे 2, 40 मिनट के बाद 4, 60 मिनट के बाद 8 और 80 मिनट के बाद हो जाएंगे 16। और 16 में मैंने हमेशा सिखाया कि हाइब्रिड जो होंगे वो 2 ही होंगे, बाकी जो बचेंगे वो लाइट होंगे, हैवी बनेगा नहीं 14। तो इसका मतलब कि लाइट यहां पर अगर रेशो आप निकालें तो ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 1, यानी लाइट और हाइब्रिड का पूछा है तो लाइट और हाइब्रिड का 7:1 रेस्पेक्टिवली। लाइट और हाइब्रिड पूछा, हाइब्रिड लाइट का पूछता तो 1:7 होता, ये भी एग्जाम में ध्यान देना। लाइट और हाइब्रिड का पूछा तो 7:1 आएगा, या हो सकता है कि 14:2 दिया जाए। व्हाट डज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एसटीआईज इंक्लूड? एसटीआई के कॉम्प्लिकेशन में पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिजीज पीआईडी होता है, एबॉर्शन, स्टिल बर्थ मरा हुआ बच्चा पैदा होना, एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिसका मतलब ये हो गया कि जो इम्प्लांटेशन है वो यूट्रस के अलावा कहीं और हो जाए, फेलोपियन ट्यूब के अंदर, है ना। इनफर्टिलिटी, ये सारी चीजें हो सकती हैं, यानी ABCD दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशन ऑफ एसटीआई। अभी तक नीट में नहीं आए लेकिन कभी भी सवाल आ सकता है। द कंप्लीट जीनोम ऑफ विच नॉन क्रॉप एंड क्रॉप प्लांट हैव बीन सीक्वेंस्ड। तो नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म में जीपी मैंने बताया आपको, नॉन क्रॉप एंड क्रॉप दो प्लांट मैंने बताए थे, क्रॉप में आ जाता है राइस और नॉन क्रॉप में आता है अरेबिडोप्सिस, ये दोनों एनसीईआरटी में आपको दिए गए हैं। देयर आर 30% थाइमीन among the bases in a DNA fragment measuring 34 nanometer in length. The number of pentose sugar, nitrogen bases, phosphate group and hydrogen bond. बायोनीट में और A to Z में सवाल दिया गया है, तो कह रहे हैं कि 34 नैनोमीटर लेंथ है डीएनए, 34 नैनोमीटर लेंथ है। तो हम लोग जानते हैं कि भैया 3.4 नैनोमीटर जो होता है वो एक टर्न होता है, जिसमें 10 बेस पेयर होते हैं। तो अगर मुझे 34 नैनोमीटर दिया हुआ है तो इसका मतलब कि 100 बेस पेयर हो जाएंगे। 100 बेस पेयर का मतलब हो जाएंगे 200 बेस, मुझे 200 बेस पता चल गए, ठीक है। और कह रहे हैं कि 30% इसमें थाइमीन है, 200 में से 30% थाइमीन है
तो इसका मतलब है 200 का 30% आप निकाल लोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 60। तो 60 थाइमीन हो गए, तो इसका मतलब इसके बराबर एडेनिन होंगे, 120 ये हो गए। तो इसका मतलब बचे 200 में 120 तो निकल गए, ये 4 का फुल लगा रहे हैं यहाँ पर। तो 80 बचे, 80 में 40 साइटोसिन और 40 ग्वानिन हो जाएंगे। ठीक, 40-40 ही होगा साइटोसिन एंड ग्वानिन। अब आप देखिए, पूछा है आपसे, कहा है पेंटोज शुगर कितने होंगे, तो जरा दिमाग लगाइए। अगर 200 बेस हैं तो जितने बेस होंगे उतने ही शुगर होंगे, उतने ही फॉस्फेट होंगे, उतने ही न्यूक्लियोसाइड होंगे, उतने ही न्यूक्लियोटाइड होंगे, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो। तो अगर 200 बेस हैं तो पेंटोज शुगर भी 200, नाइट्रोजन बेस भी 200, फॉस्फेट ग्रुप भी 200। ये हो गए 200। इतने से आपका ये 3 ऑप्शन खत्म हो गए। अब आपसे पूछा हाइड्रोजन बॉन्ड, तो हाइड्रोजन बॉन्ड 240 ही निकलेंगे, निकाल के देख लेते हैं। देखो 60 थाइमीन और 60 एडेनिन है, तो इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते, तो 60 के बीच में कितने हो गए, 120, और 40 ग्वानिन 40 साइटोसिन, एक के बीच में 3 होते, तो 40 में कितने हो जाएंगे, 120, 120 120 240। पहला ऑप्शन आ गया। एग्जाम में यहां तक आपको जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। When the codon of mRNA this then the anticodon on tRNA, ऐसा सवाल मैंने कराया था, लेकिन tRNA से ये बताया था। तो देखो, जो कोडॉन और एंटीकोडॉन होते हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कोडॉन एमआरएनए पे होता है, एंटीकोडॉन टीआरएनए पे होता है। तो एंटीकोडॉन अगर हमें लिखना है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लो, 5 के अगेंस्ट 3 प्राइम, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, यू का ए और सी का जी, और ये 5 प्राइम। ये सीक्वेंस मिला टीआरएनए का। तो 3 प्राइम सी ए जी 5 प्राइम। ये देखो आगे, पहला ऑप्शन भी सी ए जी, लेकिन पोलैरिटी उल्टा है। ये ध्यान रखना, पोलैरिटी भी हमें ऐसा चेक करनी। कोडॉन और एंटीकोडॉन पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंटेरिटी शो करते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑन ट्रांसलेशन, mRNA produces a polypeptide chain which contains 50 amino acid. If 26th codon of mRNA UUU mutated to change UUG, then the polypeptide chain will be। बढ़िया सवाल है ये भी, इस तरह के सवाल नीट में है लेकिन ये नहीं आया। तो देखो UUU कोड फॉर द फिनाइल एलानिन, और अगर ये म्यूटेट होके UUG में बदल गया, UUG में, ऐसे सवाल क्या आया है, UAA में बदल गया, तो UAA मतलब स्टॉप कोडॉन आ गया। तो स्टॉप कोडॉन अगर आएगा तो इसका मतलब ये है कि 26वें कोडॉन के बाद सिंथेसिस ही नहीं होगी, आधा चेंज हो जाएगा, है ना, पार्सली चेंज हो जाएगा। यूयूजी कोड फॉर द ल्यूसीन, यानी ओनली 1 अमीनो एसिड चेंज। बेहतरीन सवाल है ये। तो ये 26 क्वेश्चन हो गए, एक आपके होमवर्क के लिए, उसका कमेंट करके मुझे बताइएगा। और इन क्वेश्चन की अगर आप सही तरीके से इनको समझ पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, तो मतलब आपकी तैयारी बहुत बढ़िया। और इसमें से एक सिंगल क्वेश्चन एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं है, सब एनसीईआरटी से ही सॉल्व कर सकते हैं, बस थोड़ी सी मैथमेटिक्स यहाँ पर यूज करनी पड़ सकती है। और नीट में अगर पेपर टफ आएगा तो इसी तरह के सवाल यहाँ वहां पर पूछे जाएंगे, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं पूछा जाएगा। तो अपनी तैयारी करते रहें। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। बेस्ट ऑफ लक।